आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले जेल से आई एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप भी सोचेंगे कि सजा की जगह क्या कोई मौज मस्ती कर सकता है, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है। भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो गद्देदार बिस्तर पर लेटकर मसाज करवा रहे हैं और इस वीडियो के सामने आने के बाद सियासत गर्म हो गई है। गद्देदार बिस्तर पर लेटा हुआ एक आदमी और उसकी मालिश करता दूसरा शख्स। मालिश करवा रहा आदमी साधारण नहीं, ये तो आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल कैबिनेट के मंत्री सत्येंद्र जैन हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले करीब 6 महीने से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस कथित वीडियो में सत्येंद्र जैन पैरों में ऑयल मसाज लेते हुए नजर आ रहे हैं, हेड मसाज करवा रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो बड़े आराम से एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं, उनके हाथों और पैरों में मसाज की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि तस्वीरें अलग अलग दिनों की हैं। वीडियो में वे अलग अलग कपड़ों में भी दिखाई दे रहे हैं। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये पार्टी है बदनाम दाम पार्टी। बदनाम दाम पार्टी, दाम लगाओ और जो चाहे वो करवाओ। तो अरविंद केजरीवाल जी, आप कहां छुप जाते हैं, कहां चले जाते हैं? कट्टर ईमानदार, यही कहा था ना आपने। हाल ही में ईडी ने भी दावा किया था कि सत्येंद्र जैन को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। सत्येंद्र जैन तिहाड़ की जेल संख्या 7 में बंद हैं। उन्हें जेल में सुविधा उपलब्ध करवाने के मामले में जेल अधीक्षक समेत 4 जेल अधिकारी और कर्मियों को निलंबित किया गया है। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर आरोपों की बौछार शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब ये जानिए कि जेल मैनुअल कहता क्या है और इसे समझना जरूरी है। 2018 में तिहाड़ जेल मैनुअल में सुधार कर कैदियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई। कैदी जेल परिसर में बने बैंक, बाजार और रेस्टोरेंट का आनंद ले सकते हैं। शाम 5 बजे इन्हें अपनी बैरक में लौटना अनिवार्य होता है। कंडक्ट बुक के मुताबिक सरकारी कर्मचारी जेल जाने पर निलंबित रहता है, लेकिन मंत्री के जेल जाने पर उसे पद से इस्तीफा देना या फिर हटाने की बात नहीं कही गई है। अब इस खबर को समझिए। दरअसल दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले करीब 6 महीने से तिहाड़ में बंद हैं। सत्येंद्र जैन को 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज है। हाल ही में उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था और इसी साल अप्रैल में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सत्येंद्र जैन की फैमिली और कंपनी की करीब 5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की थी। समझने वाली बात यह भी है कि जैन पर कथित आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियों को लॉन्च किया या खरीदा था। आरोप यह है कि उन्होंने 54 शेल कंपनियों के जरिए 16 करोड़ से ज्यादा के रुपए के काले धन को भी सफेद किया था। सत्येंद्र जैन के पास प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 में केजरीवाल सरकार में मंत्री बनने के बाद जैन के सभी शेयर उनकी पत्नी के नाम कर दिए गए थे। मामला सामने आने पर ईडी ने लंबी पूछताछ की। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मुजफ्फरपुर की कुर्नी विधानसभा सीट के उपचुनाव की। 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव में वीआईपी और एआईएमआईएम पार्टी की एंट्री ने महागठबंधन के साथ बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अभी से ही उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कुर्नी विधानसभा के लिए होने जा रहा उपचुनाव वाकई दिलचस्प मोड़ पर आ गया है, क्योंकि इस बार यहां 2 पार्टियों में नहीं बल्कि 4 पार्टियों के बीच का मुकाबला बन चुका है। जेडीयू, बीजेपी, वीआईपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार मैदान में हैं।
वीआईपी पार्टी ने एनडीए और महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी से नीलाभ कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जो भूमिहार जाति से आते हैं। नीलाभ दावे कर रहे हैं कि वे महागठबंधन और बीजेपी उम्मीदवार को पछाड़ देंगे कास्ट इक्वेशन के जरिए। ये कि सिर्फ मेरे नाम आने से उन दोनों पार्टियों में हड़कंप है और वो लोग अनर्गल झूठा आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैदान में एक और महागठबंधन से जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा हैं, तो वहीं एनडीए से बीजेपी के उम्मीदवार केदार प्रसाद मैदान में हैं। लेकिन 5 दिसंबर को होने वाली सियासी जंग से पहले ये दोनों प्रत्याशी भी अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। केदार गुप्ता ने 2015 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। ये 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। आज तक जितना समर्थन हमको नहीं मिला, इस चुनाव में जब हम क्षेत्र में जाते हैं, जनता के बीच, मालिक के बीच हम जा रहे हैं, इतना बड़ा समर्थन हमको मिल रहा है कि हम कल्पना भी नहीं किए थे कि इतना बड़ा समर्थन हमको मिलेगा। और 2015 के बाद 2020 तक पूरे कुढ़नी विधानसभा में 200 करोड़ से ज़्यादा का सड़क का जाल हमने अपने मेहनत से राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से लड़के बनवाने का काम किया है। 5-7 पुल ऐसे बड़े बड़े पुल हैं, 4 करोड़ 5 करोड़ का एक पुल, जो आज़ादी के बाद कभी बना नहीं था। बहुत जनता एक तरफा है। 2015 में पुरानी की महान जनता ने 11,667 वोटों से हमको जिताने का काम किया था। उस समय नया थे, जब मैंने काम करके दिखाने का काम किया हूं, तो जनता इस बार उससे दुगुना मतों से हमको विधानसभा में। सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जाति के बंधन में जिस तरह से प्रत्याशियों को सियासी शतरंज के मैदान में प्यादे के तौर पर उतारा गया है, वो किसे पछाड़ेंगे, इसका फैसला तो जनता जनार्दन ही करेगी। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर के कोढ़नी से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर समझिए। दरअसल कोढ़नी सीट के लिए विधानसभा उपचुनाव में चतुष्कोणीय मुकाबले ने इसे बेहद रोचक बना दिया है। महागठबंधन की तरफ से जेडीयू ने मनोज कुशवाहा को मैदान में उतारा है। केदार गुप्ता बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, उससे नीलाभ कुमार मैदान में है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से मुर्तजा अंसारी उम्मीदवार हैं। और यह भी समझिए कि कोढ़नी सीट पर महागठबंधन से जेडीयू प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है और 2020 चुनाव में यहां से आरजेडी उम्मीदवार अनिल कुमार सैनी ने जीत दर्ज की थी। जेडीयू आरजेडी के साथ आने के बाद इस बार प्रत्याशी जेडीयू का उतारा गया। मुकेश सहनी की वीआईपी का प्रत्याशी बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है, जबकि एआईएमआईएम का उम्मीदवार मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाकर महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कटिहार में लफ्जियात की पीड़ित महिला ने न्यूज़ 18 से बातचीत में बड़ा दावा कर दिया। पीड़ित जूली ने कहा कि धर्म परिवर्तन नहीं करने पर आरोपी तौकीर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। हमारे सवालों पर पीड़ित ने पूरी कहानी बताई कि उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कैसे हुआ। लव जिहाद की पीड़ित महिला जूली, जो अब इससे निजात पाना चाहती है, इस पीड़ित महिला ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कई खुलासे किए और बताया कि कैसे आरोपी तौकीर ने उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। हाँ, डरा भी रहा है, धमका भी रहा है। यही बोल रहा है कि तुमको हम छोड़ देंगे तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा जिंदगी तो वो बर्बाद कर ही दिया, क्योंकि पहले से वो शादीशुदा था, उसका बच्चा था। झूठ बोला हमसे, साजिश हुआ मेरे साथ। कटिहार की जूली की शादी 2017 में सुपौल के रहने वाले आरोपी राज राजपूत उर्फ तौकीर से हुई थी। तब तौकीर ने उससे झूठ बोलकर 7 फेरे ले लिए थे। लेकिन 2019 में जूली को ये जानकारी मिलती है कि उसका पति मुस्लिम है, पहले से शादीशुदा है और उसकी एक बच्ची भी है। सुनिए न्यूज़ 18 के सवालों पर पीड़ित का बयान। कोर्ट मैरिज के कितने दिनों के बाद आपको इस बात का की जानकारी हुई कि ये जो लड़का है ये राज राजपूत नहीं है, ये तौकीर है? 2019 में जानकारी हुआ हमको, जब हम घर गए उसका फर्स्ट बार। 17 से लेकर 19 तक जूली, आप क्या उसके साथ नहीं रह रही थी? वो क्या आपके साथ नहीं रह रहा था? आप उस दौरान कहाँ रह रही थी? हम अपना मायके में रहते थे। लव जिहाद के चंगुल में फंसी डरी और सहमी जूली अब इस दलदल से मुक्त होना चाहती है। न्यूज़ 18 से बातचीत में जूली
न्याय की गुहार लगा रही है। अब हम यही चाहते हैं, कानून से, कोर्ट से इंसाफ चाहते हैं और हम अलग होना चाहते हैं। सीमांचल के इलाके में पहले भी ऐसे मामले आते रहे हैं। सवाल फिर से वही उठता है कि क्या सीमांचल में चल रहा है लव जिहाद का खेल? अगर ये मामला लव जिहाद का नहीं तो फिर क्या है? तौकीर ने मैरिज रजिस्ट्रेशन के दौरान गलत पता क्यों दिया? न्यूज़ 18 इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर पीड़ित के साथ खड़ा है। हिंदू लड़का बनकर एक हिंदू लड़की की जिंदगी तबाह करने वाला तौकीर दुबई चला गया है, लेकिन एक परिवार के साथ जुल्म करने वाले इस दरिंदे को इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर क्या है इसके मायने समझिए। जूली से धर्म छिपाकर नाम बदलकर 2017 में तौकीर ने शादी रचा ली थी और शादी के 2 साल बाद जाकर जूली को यह पता चला कि राज राजपूत मुस्लिम लड़का तौकीर है और इस मामले के खुलासे के बाद पीड़ित को धर्म बदलने का दबाव तौकीर ने डालना शुरू कर दिया। तौकीर जूली से दूर रहने लगा। फिलहाल दुबई में रोजगार कर रहा है। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई। जूली अब लव जिहाद के चंगुल से मुक्त होना चाहती है। धर्म छिपाकर, धोखा देकर शादी करने को लव जिहाद का नाम दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यह शब्द चलन में आया और लव जिहाद करने वाला मुस्लिम युवक गैर मुस्लिम महिलाओं को प्यार के जाल में फंसाता है। इसके लिए मुस्लिम युवक अपना नाम बदलकर दूसरे धर्म मानने वाले लोगों के प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल करता है और फिर प्रेम का ढोंग कर दूसरे धर्म की महिलाओं को प्रेम के जाल में फंसाकर इस्लाम धर्म में शामिल कराने की कोशिश करता है। लव जिहाद के बाद बात ट्रिपल तलाक की। कोलकाता की रहने वाली शाबिया नाज ने रिटायर्ड आईजी के बेटे और अपने पति सैफ रहमान पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया। साबिया का कहना है कि रिटायर्ड आईजी समेत पूरा परिवार उनके साथ मारपीट करता था। आरोप है कि मामला रिटायर्ड आईजी से जुड़े होने की वजह से पटना के ट्रिपल तलाक के मामले में अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। हाथों में जख्म के सबूत लिए ये है शाबिया नाज। शाबिया के शरीर पर पड़े घाव को समय का मरहम भले ही भर दे, पर 3 तलाक का जो जख्म इनके शौहर सैफ रहमान ने दिया है वो ताउम्र टीस देता रहेगा। 3 तलाक दिया है जिनका ना मेरे पास कोई नोटिस है, ना इन्होंने कभी मुंह से बोला। मतलब जो होता है इस्लाम में वो हस्बैंड बोलते हैं, तो ना मेरे व्हाट्सएप में कुछ आया, ना मेल में आया, ना मेरे घर, मैं घर पे ही रहती हूँ, उनके साथ ही रहती हूँ, मुझे कोई खबर नहीं। बट लास्ट व्हाट्सएप पे आया? नहीं आया, कहीं भी कुछ नहीं आया मेरे पास कोई भी नोटिस। हाँ जी। और बट मेरे ससुर के मुँह से हम सुने कि मुझे 3 तलाक दे चुके। कोलकाता के बड़े कारोबारी मोहम्मद राहबुद्दीन ने अपनी बेटी शाबिया की परवरिश बड़े जतन से की। शादी भी खूब धूमधाम से हुई। 2 करोड़ से ज्यादा का तोहफा दिया। दूल्हे को 48 लाख रुपए का चेक दिया ताकि बेटी ससुराल में रानी की तरह रहे। लेकिन हुआ उल्टा। शाबिया के साथ प्रताड़ना का अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। आईजी जैसे प्रतिष्ठित पद से रिटायर्ड ससुर से लेकर सास और ननद तक प्रताड़ित करने लगे। तस्वीरों में कैद जख्म के निशान चीख चीख कर शाबिया पर हुए जुल्म की गवाही दे रहे हैं। मार पिटाई करते थे उसमें मेरी पूरी फैमिली, मेरी 2 ननद थी, मेरी सास थी और मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर सब। शाबिया इस जुल्मों सितम को भी बर्दाश्त कर जाती, लेकिन उसके पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उसके ससुर रिटायर्ड आईजी ने कहा कि मेरे बेटे ने तुम्हें 3 तलाक दे दिया है और अब हम उसकी दूसरी शादी करेंगे। शाबिया बताती हैं कि 3 तलाक की वजह है उनके पति सैफ रहमान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शाबिया को सबसे ज्यादा चिंता अपने 2 मासूम बच्चों की है, जो ये भी नहीं जानते पापा ने माँ को क्यों छोड़ दिया। मतलब घर में हर वक्त मतलब अब्यूज, हरासमेंट, फिजिकल वायलेंस, फिर मेंटल भी वायलेंस, मतलब सब कुछ होता है। कारण हम अब वो लोग जाने, मुझे नहीं पता, पर मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो रीजन है। बेटी का घर टूटने से बदहवास बाप भागे भागे कोलकाता से पटना आया। पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन सुने कौन, क्योंकि जिसके खिलाफ शिकायत हुई है उस परिवार का मुखिया आईजी जैसे प्रतिष्ठित पद से रिटायर्ड हुआ है। अब खत्म हो गया अरमान, अब तो कुछ है बचा ही नहीं। जो हिसाब से उन लोग मेरा बेटी के साथ व्यवहार किया है, तो अभी ऐसा लगता है कि इसको यहाँ छोड़ने से इसका जान भी मार देंगे वो लोग।
मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के जुल्म से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया और मोदी सरकार ने 3 तलाक कानून भी बना दिया। बावजूद इसके 3 तलाक के मामले थम नहीं रहे हैं। सवाल है कि ट्रिपल तलाक मामले में कार्रवाई कब होगी और शाबिया नाज को कब मिलेगा न्याय? क्या किसी दबाव में पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर के मायने को समझते हैं। कोलकाता की रहने वाली शाबिया नाज ने रिटायर्ड आईजी के बेटे पर ट्रिपल तलाक का आरोप लगाया है। पति सैफ रहमान पर 3 तलाक देने और मारपीट का भी आरोप है। रिटायर्ड आईजी समेत पूरे परिवार पर मारपीट का आरोप शाबिया लगा रही हैं। मामला रिटायर्ड आईजी के परिवार से जुड़ा है, तो ऐसे में ट्रिपल तलाक के मामले में पटना पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की है। ट्रिपल तलाक कानून के मायने को भी समझिए। दरअसल 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक कानून लागू किया गया था और आरोपी पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। कानून बनने के 3 साल बाद ट्रिपल तलाक के केस में काफी कमी आई है। हालांकि अब कुछ शौहर कानून से बचने के लिए दूसरे तरीके अपना रहे हैं। तलाक के हसन खुला का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आगे बढ़ते हैं। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के दौरान जमकर बवाल हुआ। मतदान खत्म होने के पहले 5-6 राउंड फायरिंग भी हुई और इसकी वजह से यूनिवर्सिटी कैंपस में अफरा तफरी मच गई। अराजक तत्वों ने मीडिया कर्मियों से मारपीट की, पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। सवाल है कि कैंपस में गोली बारूद आया कहां से? गोलियों की ठां-ठां और हर तरफ भगदड़। तस्वीरें पटना यूनिवर्सिटी की हैं। कहने को छात्र संघ का चुनाव हो रहा था। छात्र छात्राओं की सुरक्षा और पठन पाठन के नाम पर वोट मांगे गए थे, लेकिन वोटिंग के दौरान गोलियां चलने लगी। जो जहां था वहीं से जान बचाकर भागने लगा। आपको मैं दिखा रहा हूं, यही पटना कॉलेज है जहां पर ये हंगामा हुआ है और चुनाव संपन्न होने के ठीक थोड़ी देर पहले ये तस्वीर है यहाँ की। यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं, अप्रिय वारदात, वो नहीं होना चाहिए था और इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जान बचाकर भागते छात्र और छावनी में तब्दील ये इलाका कहीं से भी यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं लग रहा है। कभी बिहार के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गिने जाने वाले पटना कॉलेज का हाल देख लीजिए। जैक्सन हॉस्टल के सामने 2 गुट आपस में भिड़ गए और गोलियां चलने लगी। कुछ दिन पहले भी पटना यूनिवर्सिटी में बम चले थे। तब पुलिस ने कहा था कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी, लेकिन चुनाव के दिन ही गोली चली। मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की गई और पुलिस पर पथराव भी हुआ। मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट? हाँ, एक दो मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट सुनने में आ रहा है कि किया गया है। मकसद क्या था? आइडेंटिफाई तभी तक नहीं हो पाया है। आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे। मकसद था कि दहशत फैलाना स्टूडेंट्स के बीच और अपना वर्चस्व को दिखाना, साबित करना, इसके अलावा और कोई बात नहीं। पटना कॉलेज के साथ साथ आर्ट्स कॉलेज और विमेंस कॉलेज में भी हंगामा हुआ। सवाल है कि जिन छात्र नेताओं के समर्थन में गोली चली, ऐसे नेता क्या छात्र और पटना यूनिवर्सिटी का भला करेंगे? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय, रजनीश और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। चलिए खबर के मायने को समझिए। दरअसल पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के 31 पदों के लिए मतदान यहां हुआ था और 51 बूथों पर कुल 54.53% वोटिंग हुई। छात्राओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। वोटिंग के दौरान पुलिस की मौजूदगी थी, लेकिन 6 राउंड फायरिंग हो गई। पुलिस ने पहले कड़ी सुरक्षा मुहैया कराने का दावा भी किया था। समझने वाली बात है कि 2019 में हुए पीयू छात्र संघ चुनाव में जमकर हंगामा हुआ था, मारपीट भी हुई थी और इसी साल 19 अक्टूबर को भी विश्वविद्यालय कैंपस में पत्थरबाजी हुई थी। पीयू के छात्रावास में अक्सर गुटबाजी को लेकर झड़प होती है। खबरें आती हैं राजधानी के बीचों बीच पुलिस की मौजूदगी में हंगामा होता है और हिंसा के बीच छात्रों की डिमांड पीयू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की होती रहती है। तो खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।